है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1 कोशिका है ना, इसका पार्ट 2। तो कल से साइंस स्टार्ट किए हैं जिसमें कोशिका देखे थे, कोशिका का पार्ट 1। तो आज इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने जाना था कि कोशिका क्या होता है और इसकी खोज किसने की है और इसका संरचना कैसा होता है, इसका आकृति कैसा होता है, इसके बारे में अध्ययन किए थे पार्ट 1 में। तो चलिए पार्ट 2 में देखेंगे कोशिका के घटक। तो घटक का मतलब क्या है कि कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है, ठीक है। तो कोशिका में क्या क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोशिका के अंदर क्या क्या पाया गया है उसकी जानकारी कब मिली, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब बना, 19वीं शताब्दी में है ना। तो कोशिका का खोज हुआ 1665 ईस्वी में, और जब 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तब जा कर के पता चला कि कोशिका के अंदर में एक्चुअली होता क्या है और इसकी अंदर की क्या संरचना है ना। तो जब कोशिका का खोज हुआ था 1665 ईस्वी में, चूँकि उस समय माइक्रोस्कोप जो था वो ज़्यादा, या सूक्ष्मदर्शी बोल सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी ज़्यादा पावरफुल नहीं था। तो उस समय सिर्फ कोशिका का संरचना, बाहरी संरचना दिखा कि कमरा जैसा कुछ संरचना था, उसी का नाम रख दिया कोशिका है ना। लेकिन जब 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, उसके बाद जब कोशिका को देखा गया तो उसमें बहुत सारा कोशिका के अंदर बहुत सारा कोशिका के अंग मिले है ना। तो उसी के बारे में हमको यहाँ पे अध्ययन करना है। तो ऐसे तो कोशिका के अंदर बहुत सारा अंग पाया जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इस तरह से बहुत सारा घटक है उसका। लेकिन फिलहाल हमको 8 क्लास में 3 इम्पोर्टेंट घटक के बारे में पढ़ना है, 3 चीज़ों के बारे में, जिसमें से पहला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है। दूसरा पढ़ना है कोशिका द्रव। और तीसरा है केंद्रक। तो ये 3 मुख्य घटक है ना। तो कोशिका का 3 सबसे प्रमुख घटक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो ये तीनों के बारे में हमको विस्तार से इस चैप्टर में और इस क्लास 8 में जानना है। उसके बाद आगे के क्लास में इसमें और सारा घटक है। कोशिका द्रव में बहुत सारा अंग पाया जाता है, उसके बारे में भी अध्ययन करना है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। ये तीनों को एक एक करके देखते हैं कि ये होता क्या है और इसकी क्या ऐसी संरचना होती है, इसका क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है ना। तो कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन। तो ये कोशिका झिल्ली क्या होता है देखिए। और कोशिका झिल्ली का एक और नाम है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। तो चाहे कोशिका झिल्ली रहे या प्लाज्मा झिल्ली रहे, दोनों एक ही बात है ना, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। और इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये होता क्या है देखिए, मान के चलिए ये कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली किसको बोलते हैं, तो कोशिका का सबसे बाहरी परत, और ये कौन सा, जंतु कोशिका है ना, जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी परत, यानी ये लास्ट वाला लेयर जो दिख रहा है, जो हम लाइन ड्रॉ की है, वही समझिए कि ये लास्ट लेयर है। लास्ट इसका जो झिल्ली है, आखिरी झिल्ली, उसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली है ना। यानी ये कोशिका का आखिरी बॉर्डर है समझिए। तो ये सिर्फ जंतु कोशिका में। और अगर पादप कोशिका का बात करें तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है, उसके बाहर एक और परत होता है इस तरह से, ठीक है। तो बाहर एक परत है, उसके अंदर एक है, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। किसमें, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका का बात करें तो सबसे बाहरी झिल्ली जो है वही है कोशिका झिल्ली, ठीक है। और पादप कोशिका में सबसे बाहरी झिल्ली जो है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति है, सबसे बाहर वाला परत, और बाहर से एक अंदर में एक और परत होता है, उसको बोलते हैं कोशिका
झिल्ली। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं, और पादप कोशिका झिल्ली से भी बाहर एक परत होता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें अगर कोशिका झिल्ली के बारे में लिखने के लिए आए तो क्या क्या लिखेंगे। पहला तो कोशिका झिल्ली का डिफिनेशन क्या हुआ कि कोशिका का सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो पहला पॉइंट इसका बनेगा कोशिका की सबसे बाहरी परत। तो सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ किसमें जंतु कोशिका इसमें लिख दीजिए ना, कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इसका क्या खासियत है, तो दूसरा पॉइंट में देखिए, कोशिका झिल्ली में इस तरह से छोटा छोटा छिद्र होता है। ठीक है, ये मान चलिए छिद्र कर दिया, तो छोटा छोटा छिद्र होता है कोशिका झिल्ली में, इस तरह का छिद्र होता है। तो ये छिद्र क्यों होता है, तो ये छिद्र होता है इसलिए क्योंकि कुछ पदार्थ को अंदर ले आता है कोशिका के अंदर और कुछ पदार्थ को बाहर ले जाता है। तो पदार्थों का आदान प्रदान करने के लिए कुछ छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है कोशिका झिल्ली में। अब इस छिद्र का खास बात यह है कि ये सिर्फ अपने लाइक के पदार्थ को, यानी इसके लिए लाभदायक पदार्थ है उसको अंदर ले आता है, और अंदर में जो हानिकारक पदार्थ है उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो ये ऑटोमेटिक इसमें काम होता है कि जो इसके लायक है, इसके लाभकारी के लिए है तो उसको अंदर ले लेता है, और जो पदार्थ इसमें हानिकारक है तो उसको बाहर निकाल देता है। तो ये सबसे मुख्य कार्य है इस कोशिका झिल्ली में जो छिद्र पाया जाता है उसका। क्लियर है, तो ये जो अंदर और बाहर करने की क्षमता इसके अंदर है, उसी के कारण कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागमय कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बना के लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागमय क्यों कहा गया है, क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागमय क्यों कहा गया है, ये अभ्यास में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो इसमें समझ लीजिए पहले कि ये जो छिद्र है उसके द्वारा क्या करता है, लाभदायक यानी अपने इच्छित पदार्थ को अंदर ले जाता है और हानिकारक पदार्थ को बाहर कर देता है। तो यही गुण के कारण इसको चयनात्मक परागमय बोलते हैं। चयनात्मक मतलब क्या होता है, चयन, यानी चयन करने की, चुनने की क्षमता इसके अंदर होता है। चुनने की क्षमता क्या कि कौन सा इसके लायक क्या है उसको, और कौन सा इसके लिए हानिकारक है वो इसे पता कर लेता है, और वैसे पदार्थ जो हानिकारक है उसको बाहर निकाल देता है, जो अच्छा पदार्थ है उसको अंदर ले आता है। तो ये उसको चयनात्मक मतलब चुनने की इसमें क्षमता है, अच्छा और बुरा जानने की क्षमता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं चयनात्मक परागमय झिल्ली। अच्छा, ये पारगमय होता है ना, पारगमय झिल्ली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, छिद्र होते हैं, जो क्या करता है, जो केवल इच्छित पदार्थ लिख सकते हैं, इच्छित पदार्थ को अंदर और हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलने देती है। ठीक है, इसीलिए इसको कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा क्यों कहते हैं कि कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होता है। इसका आंसर अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और वो छिद्र क्या करता है, केवल इच्छित यानी अच्छे पदार्थ को ही अपने अंदर ले आता है ना, अंदर आने देता है, और हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देता है।
केवल अच्छे को और केवल हानिकारक को ही बाहर करता है और अच्छे को अंदर ले आता है, ठीक है। तो इसी गुण के कारण इसको बोलते हैं परागमय, यानी चयनात्मक परागमय, है ना, यानी इसमें चुनने की कैपेसिटी, क्षमता होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बना कोशिका की झिल्ली के बारे में। पहला कि सबसे बाहरी परत है और दूसरा इसमें छिद्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। छिद्र का क्या खासियत है तो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसका आगे क्या लिख सकते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला इसका एक और खासियत है कि ये जो झिल्ली है वो एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करता है, ठीक है। जैसे बहुत सारा कोशिका होता है, ये तो बता दिए थे कि मानव शरीर या कोई भी शरीर हो, जीवित शरीर हो या पेड़ पौधे हैं, तो उसमें करोड़ों अरबों कोशिका होता है। तो ये जो कोशिका होता है वो तो सामने सामने होगा कोशिका, इस तरह से बहुत सारा कोशिका है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये अलग अलग कोशिका है, तो उसके लिए क्या करता है, ये बॉर्डर है समझिए, तो ये है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक कोशिका है, यहाँ से यहाँ तक एक कोशिका है, यहाँ से यहाँ तक एक कोशिका है। तो ये वाला क्या है, यही तो कोशिका झिल्ली है। यानी कोशिका झिल्ली के कारण ही हमको पता चल रहा है कि ये एक कोशिका, एक ये, एक ये, एक ये, इस तरह का कोशिका यहाँ है। तो कैसे पता चल रहा है, कोशिका झिल्ली के कारण। अगर ये झिल्ली ना रहता तो क्या होता, जैसे अगर ऐसा 2 कोशिका एक जगह है, अगर ये झिल्ली ना होता, मतलब इसको झिल्ली को हटा दें तो देखिए मिल जाएगा एक ही, है ना, देखिए मिल जाएगा। तो पता तो नहीं चलेगा कि ये कोशिका है कि ये कोशिका, ये पूरा कोशिका है, यानी पूरा शरीर में क्या हो जाएगा, एक ही कोशिका हो जाएगा, सब मिल जाएगा आपस में। तो इसीलिए ये जो अलग अलग दिख रहा है वो किसके कारण, कोशिका झिल्ली के कारण ही ये अलग अलग हो पाया है। तो इसका खास और क्या काम है, तो ये एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यह एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट आया है कि आप इसका क्वेश्चन आंसर भी करा दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन आंसर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आंसर को ही हम यहाँ पे चैप्टर को भी समझाते जा रहे हैं, और जो जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डिटेल से लिखते जा रहे हैं। तो आप कॉपी और कलम लेकर के बैठे और सबका आंसर लिखते जाए। जैसे ये एक क्वेश्चन है तो इसीलिए इसमें लिखते जा रहे हैं। जैसे चयनात्मक परागमय क्यों कहते हैं, वो भी एक क्वेश्चन था, तो उसको समझा दिए और उसका आंसर भी लिख दिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जैसा रहेगा, यानी जो क्वेश्चन के रूप में होगा उसका क्वेश्चन के रूप में ही बताते चलेंगे, है ना। क्योंकि अगर एक बार चैप्टर पढ़ा है फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराए तो क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे तो यही सब आएगा। तो बार बार एक ही चीज़ को करेंगे तो एक ही चैप्टर में ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। इसीलिए चैप्टर को अच्छा समझिए, क्वेश्चन आंसर इसी में छुपा हुआ है, सबका क्वेश्चन आंसर करते जा रहे हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि अगर इस चैप्टर पढ़ाने समय उसको नहीं कर पाए तो फिर उसको अलग से हम उसका आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, कोशिका झिल्ली का तीसरा पॉइंट देखिए, यह कोशिका के एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करता है, ठीक है। और इसका एक और मुख्य कार्य है, क्या कार्य है, तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। हाँ, एक कोशिका का मान के चलिए ये कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका का आकृति में पढ़े थे कि कोशिका गोल भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है ना, इस तरह का भी कोशिका होता है, ठीक है। तो ये जो आकृति अलग अलग दिख रहा है वो किसके कारण संभव है। अगर मानिए चलिए इसका कोशिका झिल्ली किसको, ये लास्ट वाला को बोलते हैं, तो ये परत को अगर हटा दें तो क्या इसका कोई आकृति दिखेगा, यानी ये पूरा कोशिका है इसे, और इसका ऊपर वाला परत ही हटा देते यानी कि ये बह जाएगा, इसका कोई आकृति तो नहीं बचेगा। इधर से अगर निकाल दे, पूरा परत को हटा दे तो ये इधर तक आ जाएगा, यानी इसका कोई फिक्स आकृति नहीं बन पाएगा, सब एक दूसरे से मिल जाएगा। तो ये तो दूसरे एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग कर रहा है। उसी तरह है कि अगर इसमें परत को हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये कोशिका है, इसका परत को हटा दिए तो ये यहाँ से कहीं और चला जाएगा, यानी ये गोल जो था वो हो सकता है ऐसा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना, या और भी तरह तरह का इसका ये हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका जो गोल शेप है कोशिका है ऐसा, इसका परत को हटा दो तो ये तो गोल नहीं रहेगा, ये हो सकता है इधर बह जाए, है ना, इधर चारों तरफ बह जाएगा। तो इस तरह से ये कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है कि ये एक शेप देता है, यानी आकृति प्रदान करता है। अगर कोशिका झिल्ली को हटा दिया जाए तो उसका आकृति भी हट जाएगा,
है बात समझ में। तो चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कोशिका झिल्ली में, यह कोशिका को एक निश्चित आकृति देता है, ठीक है, निश्चित आकृति प्रदान करता है। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, है ना। तो कोशिका की झिल्ली के बारे में 4 पॉइंट जाने। पहला कि कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी परत जो रहता है कोशिका का, उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, पहला हुआ। दूसरा, कोशिका झिल्ली में छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है। और ये छिद्र क्यों होता है, ये छिद्र का क्या खासियत है, तो ये छिद्र जो होता है वो सिर्फ ऐच्छिक पदार्थ को अंदर आने देता है और हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने देता है। तो ये छिद्र का गुण देखें, है ना। उसके बाद तीसरा में देखिए कि कोशिका यह क्या करता है, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट इसका देखिए, यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। क्लियर है। तो ये कोशिका झिल्ली के बारे में था। अब देखते हैं इसके आगे दूसरा नंबर, कोशिका द्रव्य क्या होता है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, ये क्या करता है, कोशिका के अंदर में जो भाग है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, क्योंकि ये कवर एक है, तो ये कवर जो है तो इसका अंदर जो भी चीज़ होगा वो सुरक्षित होगा। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर है इसके लिए, इसको भी लिख देंगे। यह कोशिका के अंदर अंगक लिख सकते हैं, अंगक यानी कोशिका के अंग जो होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो 5 पॉइंट याद रखिएगा। यह कोशिका के अंग यानी कोशिका में जो अंग पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम, ये सब बहुत सारा अंग पाया जाता है इस तरह से। तो वो सब अंग को ये सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि ये कवर ऊपर से ढका हुआ है। तो कवर है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अंदर जो भी चीज़ है उसको ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अगर कवर को हटा दिया जाए तो ये सब इधर उधर हो जाएगा या उसमें हानिकारक चीज़ों का प्रभाव पड़ सकता है ना। तो ये कोशिका झिल्ली क्या करता है, इसके अंदर जो भी अंग है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट याद रखिएगा। अब देखते हैं कोशिका द्रव्य। तो अगला है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये कोशिका द्रव्य होता क्या है। तो कोशिका, चलिए एक फिगर तो बनाने नहीं जानते हैं अच्छा से, इसलिए बोल कर दे रहे हैं बस, कोशिका है ना। अब कोशिका में देखिए, कोशिका द्रव्य किसको कहते हैं। तो कोशिका के अंदर का जो भी भाग है इस तरह से इसमें लिक्विड जैसा, पूरा लिक्विड नहीं रहता है, लिक्विड जैसा कुछ भाग होता है उसी को, और ये बीच में केंद्रक होता है। तो ये जो भाग है पूरा कोशिका का अंदर का पूरा भाग, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। बात आ रही समझ में। कोशिका के अंदर का भाग जितना है सबको कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। पूरा पानी जैसा लिक्विड नहीं रहता है, एक्वस जैसा थोड़ा रहता है ना, लेकिन इसको लिक्विड फॉर्म में बोला जाता है। और क्या होता है, इसी में ये जो कोशिका द्रव्य है, ये पूरा कोशिका द्रव्य है, इसी में इस कोशिका का अंग पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इस तरह का बहुत सारा अंग पाया जाता है इस कोशिका द्रव्य में, ठीक है। यानी बाहर का झिल्ली है कोशिका झिल्ली, उस झिल्ली के अंदर घुसेंगे तो मिलेगा हमको कोशिका द्रव्य। यह जेली जैसा पदार्थ होता है। जेली मतलब एक्वस फॉर्म में, ज़्यादा लिक्विड भी नहीं, ज़्यादा सूखा भी नहीं, है ना। तो ये जेली जैसा पदार्थ होता है जो कहाँ मौजूद होता है, जो केंद्रक, ये देखिए बीच वाला केंद्रक बोलते हैं। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली ये पूरा है, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित होता है, ठीक है। तो ये क्या है, जेली जैसा पदार्थ है, ये जो लिक्विड जैसा पदार्थ है जो कहाँ होता है, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, है ना, सारा जगह में पाया जाता है ये कोशिका द्रव्य, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, कोशिका द्रव्य में ही कोशिका का सारा अंगक यानी अंग पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह अर्ध तरल यानी पूरी तरह से लिक्विड नहीं रहता, इसलिए आधा तरल बोल सकते, तरल मतलब लिक्विड। तो अर्ध तरल और
पारदर्शी भी होता है, ठीक है। वो भी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं, अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी होता है, जिसमें कोशिका के सारे अंगक मौजूद होते हैं या स्थित होते हैं। यानी कि कोशिका द्रव्य क्या है, तो कोशिका द्रव्य एक अर्ध तरल और अर्ध पारदर्शी, यानी पूरी तरह से पानी जैसा नहीं रहेगा, है ना, आधा तरल, अर्ध तरल और पारदर्शी। पारदर्शी उसको बोलते हैं जिसका आर पार देख सकते हैं। तो ये अर्ध पारदर्शी, पूरी तरह से साफ सुथरा आर पार नहीं दिखाई देगा। तो ये अर्ध पारदर्शी होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, तो कोशिका के सारे अंग पाए जाते हैं या मौजूद होते हैं। यानी कोशिका में जितना भी अंग होता है वो सब यही कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक आध कुछ अंग देख लेते हैं, जैसे कौन कौन सा अंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम होता है, राजधानी होता है, रिक्तिका होता है। इस तरह से बहुत सारा अंग पाया जाता है। तो फिलहाल ये सब अंग, और भी कितना अंग पाया जाता है उसको एक कोशिका का अच्छा सा चित्र लगा देंगे, उसमें आप देख सकते हैं ना कौन कौन सा अंग पाया जाता है। कोशिका के चित्र में आप देख सकते हैं, क्योंकि चित्र हमको बनाने नहीं आता उतना सही से, है ना, चित्र बनाने में बड़ा कमजोर है ना। चित्र बनाने के चक्कर में ही बायोलॉजी हम नहीं पढ़े हैं, है ना। तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, लेकिन यही चित्र जो आ जाता है बायोलॉजी में खतरनाक बनाना, तो उसी कारण बायोलॉजी नहीं पढ़ के हम मैथ पढ़े। तो इसलिए चित्र का हमसे उम्मीद मत कीजिएगा, जहाँ पे चित्र की ज़रूरत पड़ेगा हम वहाँ पे रेडीमेड चित्र लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप और अच्छा से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी चित्र लगा दे रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इस तरह का बहुत सारा कोशिका अंगक पाया जाता है। कहाँ, तो कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में यही 2 पॉइंट काफ़ी है ना, और वैसा कुछ इसका नहीं है, ठीक है। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्रक। केंद्रक यानी इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक के बारे में थोड़ा सा तो जानकारी दी कि केंद्रक जो होता है वो बीच वाला, इस तरह से बीच में गोल सा संरचना होता है जिसको केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। तो ये केंद्रक क्या है उसके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं, चलिए। तो केंद्रक सबसे पहले जान रहे हैं केंद्रक क्या है, तो कोशिका के बीच में मौजूद होता है। कहाँ होता है, तो कोशिका के बीच में, ठीक है। और पादप कोशिका में थोड़ा सा बीच में ना रह के थोड़ा सा इधर उधर होता है ना, या इधर या इधर, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जंतु कोशिका में बीच में ही होता है, और इसमें भी लगभग बीच में ही होता है, इसलिए बीच में ही माना जाता है, ठीक है। तो पहला है केंद्रक, कोशिका का सजीव घटक है, ठीक है। कोशिका का सजीव घटक है जो कोशिका के मध्य, बीच में या मध्य में स्थित होता है, ठीक है। ये कोशिका के बीच में पाया जाता है, और ये सजीव घटक है यानी जीवित घटक है। कोशिका का सारा कार्य समझिए यही से कंट्रोल होगा, है ना। इसको केंद्रक को कोशिका का माइंड भी कहा जाता है ना, कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है इस केंद्रक को, क्योंकि ज़्यादातर काम वहीं से कंट्रोल होता है, केंद्रक से ही, है ना। केंद्रक को भी अगर बड़ा करते हैं तो केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है उसको देखते हैं। चलिए मान के चलते हैं कि ये थोड़ा केंद्रक को बड़ा कर दिए, ताकि इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसा इसका फंक्शन होता है उसको जान सके। तो ये केंद्रक है। तो केंद्रक के अंदर 2 समझिए इस तरह से
और केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर भी कुछ 1-2 केंद्रक होता है जिसको केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। ठीक है। और इसमें कुछ धागे जैसा संरचना, धागा जैसा संरचना होता है। कैसा संरचना होगा भाई, अंदाज़ी बना दे रहे हैं। चलो, तो धागे जैसा कुछ संरचना होता है, इसको बोलते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र। अब इसी गुणसूत्र के अंदर जीन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और ये गुणसूत्र का क्या काम है? तो ये एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी तक हस्तांतरित होता है ना। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कुछ गुण जो है वो ट्रांसफ़र होता है, यही गुणसूत्र द्वारा, है ना। जैसे किसी का माँ बाप लंबा है तो उसका बेटा बेटी भी लंबा लंबा होता है, कोई मोटा है तो उसका संतान भी मोटा होता है, कोई पतला है तो उसका संतान भी पतला होता है। इस तरह का जो गुण ट्रांसफ़र होता है, बाप दादाओं से जो गुण आता है ट्रांसफ़र होकर के वो गुण आता है इसी के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा। तो वो गुण इसी में पाया जाता है, गुणसूत्र में। ठीक है। उसके बाद इसमें भी द्रव्य, केंद्रक द्रव्य होता है। ये जो रहता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जैसे कोशिका के अंदर जो पाया जाता है, कोशिका के अंदर जो रहता है ये सब, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, है ना। इससे पहले पढ़े कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। ठीक है। तो दोनों मिलता जुलता है। उसके बाद इसमें भी रंध्र पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये दोहरा होता है इसमें, है ना। इसका जो परत होता है वो दोहरा होता है, 2 परत इसमें एक साथ होता है, इस तरह से। दोहरा परत होता है ना। और इसमें भी ये देखिए छिद्र पाया जाता है। तो इसमें जो छिद्र, कोशिका में जो छिद्र पाया जा रहा था उसको क्या बोलते थे? कोशिका झिल्ली। तो ये केंद्रक में छिद्र पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली। ठीक है। तो ये सब केंद्रक में होता है, ये सबको याद रखेंगे। केंद्रक के अंदर भी केंद्रक पाया जाता है जिसको केंद्रिका कहते हैं। और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और ये धागा जैसा संरचना होता है उसको गुणसूत्र कहते हैं। और ये जो छिद्र पाया जाता है केंद्रक में, उस छिद्र को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है। या केंद्रक रंध्र भी बोल सकते हैं। अच्छा, केंद्रक झिल्ली नहीं, केंद्रक रंध्र। केंद्रक रंध्र कहते हैं क्योंकि कोशिका झिल्ली तो बाहर वाला झिल्ली को बोलते हैं, है ना। तो ये बाहर वाला झिल्ली इसका हो गया कोशिका केंद्रक झिल्ली, इसको बोलेंगे केंद्रक झिल्ली। यानी बाहर जो झिल्ली है उसको केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। और ये छिद्र है उसको केंद्रक रंध्र, यानी केंद्रक का छिद्र। जब केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो सिर्फ विकसित कोशिका में, है ना। विकसित कोशिका में ही केंद्रक पाया जाता है। सिर्फ विकसित कोशिका में ही केंद्रक पाया जाता है। यानी जो कोशिका पूरी तरह से विकसित हो चुका है उसी में ही केंद्रक पाया जाता है। और जो कोशिका विकसित ना हो, पूरी तरह से विकसित ना हो, तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो सिर्फ विकसित कोशिका में ही विकसित केंद्रक पाया जाता है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। सिर्फ विकसित कोशिका यानी पूरी तरह से जो विकसित कोशिका है उसी में विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक। तो अगला देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा मान चलिए ये कोशिका है, तो कोशिका के अंदर ही केंद्रक होता है। तो देखिए ये तो छिद्र है, कोशिका का केंद्रक का छिद्र है, केंद्रक झिल्ली में ये छिद्र पाया जा रहा है। तो ये छिद्र से भी पदार्थ निकलेगा, वो यहाँ आ सकता है और यहाँ से भी पदार्थ यहाँ जा सकता है। ठीक है। तो जब केंद्रक से, केंद्रक के अंदर से पदार्थ निकल करके, ये वाला क्या है? कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य इससे पढ़े, इससे पहले जाने कोशिका द्रव्य। तो ये कोशिका के अंदर जो द्रव्य है ये सब कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य में जब केंद्रक का कुछ पदार्थ निकल जाता है और दोनों मिल जाता है, जैसे यहाँ पे कोशिका द्रव्य का पदार्थ है, यहाँ से केंद्रक से कुछ पदार्थ अगर निकल गया और यहाँ पे मिल गया, तो ये जो सम्मिलित रूप है यानी कोशिका द्रव्य और ये क्या है?
केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों का पदार्थ जब एक जगह मिल जाता है तो इसके सम्मिलित रूप यानी मिला हुआ रूप को बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं, है ना, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य याद रखिएगा, केंद्रक का जो द्रव्य है वो अगर निकल जाए तो निकलेगा तो कहाँ जाएगा, कोशिका द्रव्य में। तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो यही दोनों का मिला हुआ रूप जो है उसी को बोलते हैं जीव द्रव्य। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य केंद्रक द्रव्य रंध्रों से निकलकर, किसके रंध्र, केंद्रक है ना, केंद्रक के छिद्रों या रंध्रों जिसको बोलते हैं, रंध्रों से निकल कर कहाँ मिल जाता है, कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य केंद्रक के रंध्रों से निकलकर कोशिका द्रव्य में मिल जाता है, तो क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। या इसका सम्मिलित रूप को, इसका सम्मिलित यानी मिला हुआ रूप को जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य क्या है समझ में आ गया। कोशिका द्रव्य और कोशिका केंद्रक द्रव्य दोनों का पदार्थ जब आपस में मिल जाता है तो उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, और एक पार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके ही समझा रहे हैं और डिटेल से कोशिश कर रहे हैं कि समझाने का, एक भी क्वेश्चन या एक भी चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं, पूरा एकदम जितना भी पढ़ाएंगे डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, अगला पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। आगे पढ़ना है, केंद्रक के अंदर ही जीन होता है, ये क्वेश्चन गुणसूत्र में जीन पाया जाता है, तो वो जीन के बारे में जानना है कि वो जीन क्या होता है, और फिर थोड़ा सा पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये दोनों में अंतर, ऐसे उसमें अंतर सही से दिया हुआ नहीं है लेकिन क्वेश्चन में इसका अंतर है, तो इसलिए अगले वीडियो में हम दोनों में कोशिका, कौन सा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या क्या चीज़ पाया जाता है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा, जो पढ़ाने में अगर कोई क्वेश्चन हम नहीं बताए होंगे तो उसका क्वेश्चन भी हम बता देंगे, है ना, क्वेश्चन को भी समझा देंगे और उसका आंसर भी बता देंगे। हाँ, इसमें और एक चीज़ छूट गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दो तरह का कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसका क्वेश्चन भी है तो उसको भी समझा देंगे। और पौधा कोशिका और जंतु कोशिका, ये दो और दो, चार चीज़ बचा हुआ है और एक जीन, तो अगला वीडियो में आसानी से समझा देंगे, है ना, अगला वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं। समझ में आएगा तो वो आगे साइंस पढ़ाएंगे और फिर आगे का वीडियो भी डालेंगे, अदरवाइज अगर समझ में ना आए तो फिर बेकार है पढ़ाना। मैथ ही मेरा ठीक है, मैथ ही पढ़ाएंगे, है ना, तो ऐसे समझ में आएगा, कोशिश कर रहे हैं पूरा समझाने का, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।